Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastav, your biology teacher. इसके पहले वाले सेशन में जो कि बहुत दिन पहले आया हुआ था, उसमें हमने बात करी थी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ऑलराइट, सेल मेम्ब्रेन में कितने सारे टाइप्स ऑफ मूवमेंट होती हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसे कि कोई भी सब्सटेंस है, उसको मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जाना है या फिर सेल के बाहर आना है, तो किस टाइप की मूवमेंट्स होंगी, किस किस सॉल्यूशंस में कैसी कैसी मूवमेंट्स दिखेंगी, इसकी हमने बात करी थी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ये तीन टाइप्स की मूवमेंट्स होती हैं। एंड ऐसी मूवमेंट्स कब कब होंगी? सबसे पहले हमने देखा था कि यहाँ पे जो आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा, इसमें किस टाइप की मूवमेंट्स होगी। सेकेंड हमने देखा था कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन अगर होगा तो उसमें किस टाइप की मूवमेंट होगी। एंड द लास्ट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो होगा, उसमें सेल की मूवमेंट कैसी होगी, सब्सटेंसेस की मूवमेंट कैसी होगी और सेल का शेप किस तरह से चेंज होगा, ये हमने देखा है। आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। आज का जो सेशन है, हम उसमें बात करने वाले हैं बेसिकली सेल वॉल के बारे में। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, कभी कभी कुछ सेल्स में ऐसा होता है कि एक एडिशनल मेम्ब्रेन भी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। जब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है ही, तो सेल वॉल का क्या फंक्शन है जिंदगी में भाई। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मेनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। जो सेल वॉल्स होते हैं, ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड कुछ बैक्टीरियाज में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। और तो इस सेल वॉल का फंक्शन क्या है? बेसिकली जो सेल वॉल होता है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। ऑलराइट, इसका जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्टिव होता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्यों होता है? प्रोटेक्टिव फंक्शन क्यों होता है? सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, एक सेमी फ्लूइड मेम्ब्रेन है। ऑलराइट, वो रिजिड नहीं होता। ऑलराइट, सेल मेम्ब्रेन जो है वो रिजिड नहीं हो सकता, लेकिन जो सेल वॉल है वो रिजिड होता है। ऑलराइट, एंड यही इसका रीजन है कि ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि एनिमल सेल्स में क्या होता है कि एनिमल सेल्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है एंड प्लांट्स तो स्टेबल होते हैं। स्टॉर्म आया तो प्लांट्स तो जाके उठ के नहीं जा सकते उधर की, चलो चलते हैं उधर छुप जाते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऑलराइट, सो इसीलिए प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए सेल वॉल की जरूरत पड़ती है। आइए कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सेल वॉल के। प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन इटसेल्फ। ऑलराइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है सेल वॉल? आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, गिव्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स टू प्लांट। ओके, इसका फंक्शन होता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, किसे? प्लांट्स को। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इन प्लांट्स बेसिकली अगर हम बात करें तो सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है प्रेजेंट। ऑलराइट, एंड जो प्लांट्स होते हैं, जब हर्बीवोर्स जो होते हैं, जो हेटेरोट्रोफ्स होते हैं, वो जब प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनिमल्स या फिर ह्यूमंस, जब प्लांट्स प्रोडक्ट्स को खाते हैं या फिर प्लांट्स को ही खाते हैं, तब क्या होता है, जो प्लांट होता है उसको डाइजेस्ट करना क्या होता है कि मुश्किल होता है थोड़ा, क्योंकि ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। एंड एनिमल्स जो होते हैं उनमें तो सेल वॉल होता ही नहीं, तो जो एनिमल मीट होती है जो हम खाते हैं, उसे डाइजेस्ट करना क्या होता है, इजी होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू ऑस्मोसिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस की बात हमने इसके पहले वाले सेशन में भी करी थी, जब मैंने आपको समझाया था कि सेल की श्रिंकेज कब होगी, किस सोल्यूशन में होगी, एंड सेल जो है वो स्वेल अप के सोल्यूशन में हो जाएगा। फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ये जो आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा, इसमें क्या होगी,
वाटर की मात्रा जो होगी, वाटर का जो आपका कंटेंट होगा, वाटर कंटेंट, वो इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल क्या होगा, सेम होगा। वाटर कंटेंट यानी कि H2O कंटेंट जो होगा वो क्या होगा, इनसाइड आउट क्या होगा, सेम होगा। सोल्यूशन में भी उतना ही H2O होगा एंड सेल के अंदर भी उतना ही H2O होगा। ऑलराइट, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, जैसा कि आपको पिक्चर को देख के समझ आ रहा होगा कि एज ए रिजल्ट क्या होगा, एक मॉलिक्यूल अंदर आएगा एंड एक मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, तो सेल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, यहाँ है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि जो बाहर वाला है, जो सॉल्यूशन में जो H2O की मात्रा है, जो H2O का कंटेंट है सॉल्यूशन के अंदर में, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। H2O का कंटेंट क्या होगा, मोर होगा सॉल्यूशन में। तो अगर H2O का कंटेंट ज्यादा होगा सॉल्यूशन में तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट ओस्मोसिस के थ्रू डिफ्यूजन या फिर ओस्मोसिस, अगर वाटर के केस में हम लोग उसे ओस्मोसिस कहते हैं और बाकी सब्सटेंसेस के केस में डिफ्यूजन कहते हैं। ये हमने पिछली क्लास में बात करी थी। ओके, सो ओस्मोसिस के थ्रू क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से आकर के यहाँ पर आ जाएगा सेल के अंदर। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि सेल टर्जिड हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। ऑलराइट, टर्जिडिटी हो जाएगी सेल की। नेक्स्ट हम देखते हैं जो लास्ट हमारा सॉल्यूशन है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पे H2O की मात्रा जो होती है सॉल्यूशन में, H2O जो होता है वो कम होता है, यानी कि लेस मात्रा उसकी होती है। ऑलराइट, तो आपको क्या लगता है, अगर H2O सॉल्यूशन में कम होगा, सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होगा, यानी कि H2O सॉल्वेंट है यहाँ पे, तो वो कम होगा, तो सेल के अंदर जो H2O भरा हुआ है वो क्या होगा, बाहर की तरफ मूव करने लगेगा टू स्टेबलाइज द कंडीशन। कोई भी क्या होता है, स्टेबल होना चाहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की बात ले ले, ह्यूमन बीइंग्स की बात ले ले, क्या होता है कि स्टेबल होना चाहता है। कोई भी मॉलिक्यूल हो या फिर कोई भी कंडीशन हो, वो स्टेबल होना चाहेगा। जैसे ह्यूमन बीइंग्स का क्या होता है स्टेबिलिटी, सो जाए भाई, पड़ जाए कहीं, लेजी जैसा बैठ जाएं, काम नहीं करना चाहते हैं। ऑलराइट, सोना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। ऑलराइट, हर एनिमल्स में भी ऐसा ही होता है, एनिमल्स भी स्टेबल होना चाहते हैं, बर्ड्स भी स्टेबल होना चाहते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स भी हैं जो स्टेबल होना चाहते हैं। हर कोई स्टेबल होना चाहता है। आराम किसको नहीं पसंद है भाई, एक जन कोई बोलो कि मुझे आराम नहीं पसंद है, ऐसा तो नहीं होता। हर कोई स्टेबल होना चाहता है, तो स्टेबिलिटी के लिए ही ये सब हो रहा है। तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर से बाहर सॉल्यूशन में जाना स्टार्ट कर देगा सेल के अंदर से। एज ए रिजल्ट क्या होगा, सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। अब ये जो श्रिंकेज हुई है सेल की, इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इसका डेफिनेशन आ सकता है एग्जाम में, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के लिए भी आता है कभी कभी। एंड जब आप तीनों टाइप के सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन कर रहे हो तब आपको प्लाज्मोलाइसिस का जो डेफिनेशन है वो आंसर में देना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। नाउ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की हमने बात करी थी, जहां पर कि क्या होता है, H2O कंटेंट होता है वो मोर होता है किसमें, सॉल्यूशन में। ऑलराइट, H2O कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है सॉल्यूशन में। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि सेल फूल जाता है, स्वेल अप हो जाता है। ऑलराइट, तो अगर सेल वॉल नहीं रहेगा प्लांट सेल्स में तो आपको नहीं लगता कि बलून की तरह फूट जाएगा, सेल बर्स्ट कर जाएगा। जैसे कि बलून में ज्यादा हवा भरो, हवा भरते जाओ, ट्राई करके देखना, बलून लो, हवा भरो, उसमें भरते जाओ, क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है
एट अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, बलून बर्स्ट कर जाता है। ऑलराइट, उसी तरह से सेल क्या होगा, बर्स्ट कर जाएगा अगर सेल वॉल ना हुआ तो। सेल वॉल क्या होता है, यहां मान लेते हैं ये सेल वॉल है। ऑलराइट, सेल वॉल का शेप कभी चेंज नहीं होता है, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का चेंज हो जाता है। जैसे कि ये है, श्रिंक हो गया सेल। ऑलराइट, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी श्रिंक हो जाएगा, लेकिन जो सेल वॉल है वो नहीं होगा। अब जैसे सेल जो है वो स्वेल अप हो गया, बिल्कुल स्वेलिंग हो गई है, तो आपको नहीं लगता कि सेल इस तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा? ऑलराइट, सेल वॉल की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा। एक बड़ा सा डायग्राम बना के समझाती हूँ। ये जो सेल वॉल है, मान लेते हैं ये एक सेल वॉल है और ये है हमारा सेल। ऑलराइट, ये सेल है। अब मान लेते हैं कि ये स्वेल अप है, ये स्वेल हो चुका है। अब ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा सेल वॉल की तरफ। ये है हमारा सेल वॉल। ऑलराइट, तो ये प्रेशर जो है, यानी कि जब स्वेलिंग हो जाएगी तो प्रेशर पड़ेगा सेल वॉल पे। सेल वॉल पे प्रेशर पड़ेगा तो सेल वॉल क्या है, रिजिड है, अपने जगह से हिलने वाला नहीं है, तो इक्वल प्रेशर सेल पे भी एक्सर्ट होगा। तो ये प्रेशर्स कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो ना सेल वॉल टूटेगा ना ही सेल बर्स्ट करेगा। ऑलराइट, तो इक्वल प्रेशर जो है वो परमिट करता है कौन, सेल वॉल किसके तरफ, सेल के तरफ, एंड उसकी स्वेलिंग से जो बर्स्टिंग होने वाली है उससे प्रिवेंट करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल वॉल। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है, इसका मैं एक ब्रीफ दे देती हूँ। जो लिक्विड जेली लाइक कंटेंट होता है सेल के अंदर, जो कि दूसरे ऑर्गेनल्स को बाउंड करके रखता है अपने साथ, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऑलराइट, क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब मान लेते हैं कि मम्मी सब्जी बनाती है, घर में सब्जी बनती है। ऑलराइट, तो उसमें क्या क्या पड़ेगा, भिंडी पड़ेगी, आलू पड़ेगा। ऑलराइट, भिंडी आलू की सब्जी बनती है। तो क्या होता है, रस वाली सब्जी की मैं बात कर रही हूँ, रस वाला जो सब्जी होता है टेस्टी, उसमें क्या होता है कि मम्मी पानी डालती है। ऑलराइट, डालती है आलू, उसको फ्राई करती है, देन पटल डालती है, या फिर जो भी आपकी पसंद की सब्जी है, बैंगन है या फिर भिंडी है, गोभी है, जो भी सब्जी है वो डालती है। देन मसाले वगैरह डालती है, एंड देन जो पानी डालती है उसे बाइंड कर देती है। अब जब सब्जी बन जाती है तो वो जो मसाला और वो पानी है, उसका काम क्या होता है, वो जो मसाला और पानी मम्मी ने डाला था वो सब्जी को बांध के रखता है एक साथ। ऑलराइट, एक साथ रखता है। ओके, अब ऐसा तो नहीं होता कि एक गोभी अलग हो गई, एक आलू अलग हो गया, अलग से दिख रहा है वाइट वाइट, ऐसा तो नहीं होता। सब एक ही कलर का दिखता है, सबको एक साथ बांध के रखता है वो रस जो रहता है। तो ऐसा ही कुछ काम है साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स को बांध के रखता है अपनी अपनी जगह पे, एंड मूवमेंट को भी फैसिलिटेट करता है। कैसे, हम यहाँ पे देख लेते हैं। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि मान लेते हैं कुछ सेल्स में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल है, देन ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ जो फ्लूइड है उसकी बात हम नहीं कर रहे, इसके अंदर जो फ्लूइड है उसकी बात हम कर रहे हैं। इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होगा उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। नाउ साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जिसकी हम आगे बात करेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, देन राइबोसोम्स, ER, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट, द एक्सचेंज ऑफ मेनी केमिकल्स अकर्स वाया साइटोप्लाज्म। अब एक्सचेंज कैसे होता है बहुत सारे केमिकल्स का। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सेल है, सेल हमने ले लिया, अब ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये वेरियस ऑर्गेनल्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लेते हैं ये ER है अपना। ओके, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। अब
इनके बीच में केमिकल एक्सचेंज होना है। तो यहाँ पर अगर बीच में साइटोप्लाज्म है, जैसे कि ह्यूमंस में क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, एयर के थ्रू होता है। अब यहाँ सेल के अंदर तो एयर प्रेजेंट नहीं है, ओके, तो गैसियस एक्सचेंज या फिर केमिकल एक्सचेंज कैसे होगा, यहाँ पे केमिकल एक्सचेंज वाया साइटोप्लाज्म होगा। ये जो ऑर्गेनल है ये अपना केमिकल जो है साइटोप्लाज्म के अंदर छोड़ देगा, साइटोप्लाज्म वो केमिकल को लेकर के इस ऑर्गेनल्स के पास जाएगा, ये ऑर्गेनल अपना केमिकल छोड़ देगा एंड वाया साइटोप्लाज्म इसके पास आ जाएगा। जैसे कि यहाँ एक आदमी खड़ा है, मान लेते हैं, तो गैसियस एक्सचेंज किस तरह से हो रहा है, एयर है, एयर में मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस तो बहुत चला हुआ है आजकल, तो उसका मीडियम ऑफ ट्रांसफर क्या है, एयर है। अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा बात कर रहा है, हवा में आ गया कोरोना वायरस, मुझे भी आ जाएगा, तो इस तरीके से क्या होता है, एयर मीडियम बनता है ट्रांसपोर्ट का, ये हमारे केस में है। बट सेल के केस में ट्रांसफर का मीडियम क्या है, साइटोप्लाज्म है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इट इज द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द सेल, ग्रोथ अकर्स हियर। अब आपको क्या लगता है कि अगर सेल बड़ा हो रहा है तो बड़ा कैसे होगा, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तभी तो सेल की साइज बढ़ेगी, सेल ऑर्गेनल्स भी बड़े होंगे ऐसा नहीं है, बट सेल की साइज कैसे बड़ी होगी, साइटोप्लाज्म जब ग्रो करेगा तभी सेल की साइज बड़ी होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ वायर, सॉल्ट्स एंड वेरियस अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। इसमें मेनली क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं एंड केमिकल मटेरियल्स, कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नाउ देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नाउ वी विल सी टू टाइप्स ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। नाउ हम अगर बेसिक सेल की बात करें, बेसिक बिल्कुल बेसिक सेल, तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ऑलराइट, सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा। तो ऐसे बेसिक सेल को हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। मैं डिफरेंस की फॉर्म में बता रही हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, बेसिक टाइप के सेल्स, उन्हें क्या कहते हैं हम, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। एंड कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सबका काम बटा हुआ होता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में सबका काम बटा हुआ है, लिवर का काम है एंजाइम सिक्रीट करना, स्टमक का काम है फूड को डाइजेस्ट करना, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है रेस्पिरेशन। इसी तरह से यूकैरियोटिक सेल में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है सेल के अंदर, जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। आइए इसको हम डिफरेंस के फॉर्म में देखते हैं, नहीं तो फिर डिफरेंस भी मुझे आपको देना पड़ता अलग से। ओके, देखते हैं, डज नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड एंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इंस्टेड ऑफ इट हैज न्यूक्लियाइड विच कंटेन्स द क्रोमोसोम्स और द जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस, जो कि कंट्रोल सेंटर है सेल का, जैसे कि मैंने आपको बताया डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होगा कि कंट्रोल सेंटर अलग होगा, जो रेस्पिरेशन का सेंटर होगा वो अलग होगा, एनर्जी प्रोडक्शन का सेंटर अलग होगा। तो यूकैरियोटिक सेल में, सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियस के बदले यहाँ एक रीजन प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं रहेगा, कुछ अलग से न्यूक्लियस करके नहीं दिखेगा इसमें एक रीजन प्रेजेंट होगा जहाँ की जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, इट हैज अ सिंगल क्रोमोसोम। अब इसमें क्या होता है कि एक सिंगल क्रोमोसोम ही प्रेजेंट रहता है सिर्फ, और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इट हैज मोर देन वन क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, मोर स्पेशलाइज्ड है, ज्यादा क्रोमोसोम होंगे, मोर देन वन क्रोमोसोम होता है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। जो अदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ये बताया, वो यहाँ पे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, होते नहीं हैं। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, देयर आर अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। ऑलराइट, और एक पॉइंट क्या छूट रहा है, वी ऑल हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है, तो एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी होगा
एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, ER भी होगा, सबके अलग अलग अपने काम होंगे। अब डायग्राम के माध्यम से अगर बोलने को बोले तो डायग्राम में आपको दिखा, ओके सो ये जो है ये डायग्राम है एक प्रोकैरियोटिक सेल का यानी कि बैक्टीरियल सेल का, एंड ये है एक प्रॉपर यूकैरियोटिक सेल। एक प्रॉपर यूकैरियोटिक सेल प्लांट सेल भी हो सकता है, एनिमल सेल भी बिल्कुल हो सकता है, कोई और ऑर्गेनिज्म का भी सेल हो सकता है। ओके सो प्रोकैरियोटिक सेल में जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, बाकी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ राइबोसोम को छोड़कर। राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। एंड यहाँ क्या है, एक न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है हमें, एक रीजन दिख रहा है सिर्फ, जहां पे कि जेनेटिक मटेरियल है, उस रीजन को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द यूकैरियोटिक सेल, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, ज्यादा डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका, ऑलराइट। एंड यहाँ पे न्यूक्लियस अलग है, अलग अलग ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ER हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एंड रफ हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। ओके इन दोनों डायग्राम्स को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, तब क्या होगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी अगर डिफरेंस आता है या फिर आपको डायग्राम के तौर पे डिफरेंस पूछा जाता है तो। ओके सो नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखने वाले हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। अंटिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।